स्टूडेंट, आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2019 में पूछा गया उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है कि इन कास्ट स्टील द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज। कास्ट स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है। ठीक है, हाँ, तो बच्चे लोग कास्ट स्टील ना पढ़ करके कास्ट आयरन समझ लेता है और इसको मोर देन 2% मार के आ जाता है। ठीक है, तो इसको पहले बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हाँ, देखिए, जब आपको कास्ट आयरन बोले, क्या बोले, जब आपको कास्ट आयरन बोले तो कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा जो होता है वो होता है 2.5% से लेकर के 4.5% तक होता है कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा। लेकिन अगर यही पूछेगा कास्ट स्टील में कितना होता है, कास्ट स्टील में, तो कास्ट स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होता है वो 0.1% से लेकर के 0.5% के बीच होता है। ठीक है ना, हाँ, तो अब ऑप्शन की ओर आइए, अब ऑप्शन को पढ़िए। तो देखिए, कास्ट स्टील कहा है तो कास्ट स्टील में अप टू 2% तो होगा नहीं, मोर देन 2% तो होगा नहीं। ठीक है ना, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा अप टू 1%। ठीक है, हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है कंप्लीट हो गया होगा। और यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाया जा रहा है और इस फोटो में जितना भी बात लिखा गया है उसको नोट डाउन करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन उससे कभी बाहर नहीं पूछेगा और नहीं छूटेगा। ठीक है, हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द वेट ऑफ अ स्टील पर क्यूबिक मीटर इज टेकन एज। स्टील का 1 मीटर क्यूब में कितना वेट होगा। ठीक है, तो ये तभी निकल सकता है जब आपको डेंसिटी पता होगा। तो हम लोग स्टील का डेंसिटी जानते हैं, स्टील का जो डेंसिटी होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, अब बताओ डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। आपको मास निकालना है, डेंसिटी आपको याद है, वॉल्यूम कह रहा है 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, तो बस डाटा को रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए। तो देखिए, इसको हम कलर चेंज करके सोल्व कर देते हैं। देखिए 7850, देखिए यूनिट को बड़ा ध्यान में रखिएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, बराबर मास आपको निकालना है बट्टा वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब में पूछ रहा है। ये मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब शहीद हो जाएगा, यानी मास जो आ गया वो आपको 7850 kg आ गया। ठीक है ना, हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं तो 7850 kg कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको सोचना होगा कि इसकी नियर वाला वैल्यू कौन होगा। तो नियर वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, यानी 7900 kg हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की मूव करते हैं। इसमें कह रहा है कि द ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविट इज द डायमीटर ऑफ। रिविट के कौन से डायमीटर को हम लोग ग्रोस डायमीटर कहते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि जब हम रिविटिंग करने के लिए बाजार से रिविट खरीद के लाते हैं तो उस समय रिविट का जो सैंक का डायमीटर होता है उस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। क्या बोलते हैं, नॉमिनल डायमीटर। यानी रिविटिंग वर्क करने के पहले जो नया रिविट का डायमीटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। लेकिन जैसे ही प्लेट में छेद करके हम लोग क्या करते हैं, रिविट डाल करके और थूर थूर करके दूसरा तरफ हम लोग हेड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइविंग। लेकिन जैसे ही जब थूर थूर करके होल बनाते हैं तो उस समय इस रिविट का नॉमिनल डायमीटर कुछ बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इस समय जो नॉमिनल डायमीटर कुछ बढ़ जाता है तो वही डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोस डायमीटर। ठीक है ना, ग्रोस डाया ऑफ रिविट। ठीक है, हाँ, तो एक बात यहाँ पे सबसे आराम से समझ लीजिए कि जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, जब हम लोग डिजाइनिंग पर्पस यूज करते हैं तो हम लोग यही वाला बढ़ा हुआ रिविट का जो डायमीटर है वही डायमीटर को हम लोग बोलते हैं ग्रोस डायमीटर। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन एज्यूम कर लेते हैं, क्या, कि ऐसा मान के चलते हैं कि जिस होल में रिविट को डाला गया है उस होल को पूरी तरह से रिविट कंप्लीटली फील्ड कर ले रहा है। इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि ग्रोस डायमीटर जो ऑफ रिविट है, ग्रोस डाया ऑफ रिविट जो है वो बराबर हो जाता है रिविट होल के। किसके, रिविट होल के। ठीक है ना, रिविट होल के। ठीक है,
हाँ, तो ये माना गया है, ठीक है ना, ये माना गया है, एजम्पशन है कि कंप्लीट रूप से इसका डाया क्या करता है, फील कर लेता है, ठीक है। हाँ, यानी रिविट जो है वो कंप्लीट रूप से होल को फील कर लेता है, इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ग्रॉस डायमीटर होता है और रिविट होल के बराबर होता है। बट एक्चुअल में ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, एक्चुअल में जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो रिविट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग होता है, ठीक है ना, एक्चुअल में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डाया ऑफ रिविट होल के, ठीक है। तो इसके आपको कॉपी चेक करने वाला पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा सही करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये वाला सही होगा, बट एजम्पशन के बेसिस पर अगर देखेगा तो रिविट होल सही होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लगा के आओगे, जितना भी कैलकुलेशन किए हैं सब का सब एजम्पशन बेस से किए हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ रिविटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एकदम परिभाषा पूछा है, डिफिनेशन पूछा है, ठीक है। लोड बट्टा रिविट वैल्यू नहीं, लोड बट्टा रिविट वैल्यू नहीं होगा, काहे कि इससे नंबर ऑफ रिविट निकलता है, ठीक है। और कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ऑफ द जॉइंट, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है ना। कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड जॉइंट टू द सॉलिड प्लेट, हाँ, यही ऑप्शन आपके सही है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग याद किए होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी तो होगा नहीं, यानी आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी, ठीक है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि द हॉट ड्राइवन रिविट्स आर, हॉट ड्राइवन रिविट होता है हैंड ड्राइवन रिविट, हैंड ड्राइवन भी हो सकता है, पावर ड्राइवन शॉप रिविट, शॉप में भी बनाया जा सकता है मशीन से, ठीक है। हॉट पावर ड्राइवन फील्ड रिविट, ये भी हो सकता है, यानी इसके लिए ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड का सबसे मिनिमम साइज कितना होता है, तो बताए थे आईएस कोड में कि 3 mm होता है। कितना mm होता है, 3 mm से कम फिलेट वेल्ड हम लोग यूज करते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है द मेटल एडेड एट द जॉइंट व्हाइल वेल्डिंग इज नोन एज, ठीक है। ये वेल्डिंग करते समय जो मेटल का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिलर, याद रखिएगा, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट शुड नॉट बी लेस देन, जब आप फिलेट वेल्डिंग कर रहे होते, ठीक है ना, इस चीज को आराम से पहले समझ लीजिए। जब आप फिलेट वेल्डिंग कर रहे होते तो एक जगह पर कितना दूर से कम वेल्डिंग नहीं मार सकते हैं, तो वो वाला वैल्यू होगा आपको 4 × S, यानी S होता है साइज ऑफ वेल्ड, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड से कम आप वेल्डिंग नहीं मार सकते, यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। हाँ, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है टेंशन मेंबर का, ठीक है। कह रहा है कि ये सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग बाय ओनली द वैल्यू ऑफ के ईच। कह रहा है कि अगर कोई एक लेग कनेक्टेड है टेंशन मेंबर का तो उसके लिए के का वैल्यू कितना होगा, के होता है रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। तो यानी के की वैल्यू आप लोग याद किए होंगे फॉर्मूला में, तो याद रखे होंगे 3a1 बटा 3a1 प्लस a2। a1 क्या है तो आप लोग थोड़ा सा जानेंगे, a1 क्या है, A1 को बोलते हैं कनेक्टेड लेग का एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, और A2 क्या है, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। देखिए ई वाला को बोल रहे हैं कनेक्टेड लेग और ई वाला को बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। उम्मीद है 9 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट हो जाएगा mm। कैसे, तो हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन बराबर होता है √I बटा a। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, a क्या है, एरिया। तो जरा बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट अगर बात किया जाए mm में तो mm के पावर 4 होता है, और एरिया का अगर यूनिट की बात किया जाए तो mm स्क्वायर होता है, यानी इसके अंदर बच जाएगा mm स्क्वायर। जरा बताइए mm स्क्वायर के अंडर रूट करिएगा तो बाहर निकलेगा तो आ जाएगा mm, ठीक है ना। ये बेसिक है, आप लोग इसको खुद से
कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द सेक्शनल एरिया फॉर द स्ट्रैट इज गिवन बाय। स्ट्रैट का जो सेक्शनल एरिया किस चीज से जाना जाता है या किस चीज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ग्रोस एरिया से, याद रखिएगा ग्रोस एरिया। ठीक है, हाँ उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड मेनली अपॉन। ठीक है ना, किस चीज पर मेनली डिपेंड करता है, स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन पर डिपेंड करता है कि सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है कि इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड किया करता है। देखिएगा लेमडा के करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस निकाल रहे थे टेबल से, याद करिएगा थोड़ा बहुत ये सारी चीज। ठीक है, हाँ यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, हाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं और कह रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर द कॉलम। कॉलम के लिए सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन कल के क्लास में भी बताया गया था, ट्यूबुलर सेक्शन। ठीक है, हाँ चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, 14 की ओर कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ 2 कॉलम सेक्शन, रुक जाइए क्या आ गया, रुक जाइए, हाँ आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इफ द डेप्थ ऑफ 2 कॉलम सेक्शन आर इक्वल देन द कॉलम स्प्लाइस इज प्रोवाइडेड। ठीक है ना, कह रहा है कि 2 कॉलम सेक्शन है। ठीक है ना, 2 कॉलम सेक्शन है और दोनों कॉलम सेक्शन को आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जब दोनों का डेप्थ अगर बराबर हो तो ना ही बीथ ऑफ बियरिंग प्लेट की जरूरत होती है और ना ही फिलर की जरूरत होती है और ना ही बियरिंग प्लेट की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज। ठीक, हाँ चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द लाइटर सेक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स लोडिंग आर नोन एज। ठीक है, तो स्ट्रट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राई भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ज्वाइंट्स होना चाहिए, JOIST ज्वाइंट्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन ज्वाइंट्स होगा। ठीक है, स्टोनचियन एक कॉलम होता है। ठीक है ना, तो ये सब नहीं होगा। ठीक, यानी आपके यहाँ पे ज्वाइंट्स होना चाहिए, यानी ऑप्शन यहाँ पे एरर है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन सी टिक आउट करके आओगे जब ऐसा गिवन रहेगा तब। ठीक, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का रहा कि आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल रोड स्टील मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेक्शन एज अ बीम। ये प्रीवियस यानी 2018 में भी यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो बीम के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो आई सेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हेन द लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड इन सिंपली सपोर्टेड बीम देन द बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, कह रहा है कि एक बीम है, क्या है, एक बीम है और ये बीम सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है ना, क्या है, सिंपली सपोर्टेड। कहने का मतलब एक तरफ आपको रोलर है और दूसरी तरफ क्या है, हिंज है और इसके ऊपर एक लोड लग रहा है। कैसा लोड लग रहा है, तो डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की ओर लोड लग रहा है। जो ऊपर से नीचे की ओर जब लोड लगता है भाव, तो जरा ध्यान देगा, ऊपर से जब नीचे की ओर जब लोड लगेगा तो ये बीम में क्या होगा, इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना, इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोग जानते थे ई वाला एक्सिस को बोलते थे न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते थे, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले फाइबर में, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले फाइबर में हम लोग को डिजेनरेट होता था यानी डेवलप होता था वो कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला फाइबर में होता था टेंशन। ठीक है, हाँ, और न्यूट्रल एक्सिस पर ना ही टेंशन और ना ही कंप्रेशन डेवलप होता था। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब ऑप्शन को पढ़िए। पहला कह रहा है कि मैक्सिमम एट द बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। When the load is acting downward in simply supported beam, the bending stress is, यानी बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है। तो जरा बताइए हम लोग क्या जानते हैं। पहला ऑप्शन पढ़िए, मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर, जो सिग्मा बी का वैल्यू होगा यानी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगा वो एक्सट्रीम फाइबर पर मैक्सिमम होगा। तो देख लेते हैं, तो सिग्मा बी एस बराबर हम लोग को क्या जानते हैं,
हम लोग को यही जानते हैं कि m इंटू वाई बट्टा आई होता है, याद करिएगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे आपको एक्सट्रीम फाइबर न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर के बीच का दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यानी इसका ऑप्शन ए भी सही होगा, ए भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सेकेंड की ओर मूव करते हैं तो सेकेंड कह रहा है कंप्रेसिव एबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस अगर ये कोई बीम है और इस बीम के ऊपर अगर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, अगर सिंपली सपोर्टेड है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले फाइबर में क्या होगा, कंप्रेशन डेवलप होगा। बात सही है, चूंकि नीचे में टेंशन डेवलप होगा, यानी ये भी सही है। दो गो सही है। अब बताओ तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि टेंसाइल एबव द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन जनरेट होता है, नहीं, यानी इसके सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर सही भाव, डी, यानी ए और बी बोथ। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हाँ, जिसको यहाँ पे समझ नहीं आया वो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। कहा ये रहा है कि इन ट्रस रूफ द सीट इज सपोर्टेड ओवर, ठीक है ना। जो सीट होता है वो किसके ऊपर सपोर्टेड रहता है, तो बताओ कितना बढ़िया से इसकी फिगर बताए थे वो कि पर्लिन पर सपोर्टेड रहता है, ठीक है ना। हाँ, और प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर रखा रहता है पर्लिन, और पर्लिन के ऊपर रखा रहता है रूफ कवरिंग मटेरियल, ठीक है ना। हाँ चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ मेंबर इन ट्रस मेड इज सच अ वे दैट शुड फ्रॉम, ठीक है ना। ट्रस में जो हम लोग मेंबर अरेंज करते हैं वो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि रेक्टेंगुलर हो। तो ये आपको बड़े आराम से फेयर कॉपी में पहला ही लाइन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए हर एक चीज़ को आप ध्यान देंगे, रिवीजन करते समय किसी भी टॉपिक को छोटा ना समझेंगे, ठीक। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं, यानी इस सेशन का लास्ट आपका क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि जनरली इन सिंपली सपोर्टेड ट्रस द प्रिंसिपल राफ्टर विल कैरी। सिंपली सपोर्टेड अगर कोई ट्रस है तो उसका जो प्रिंसिपल राफ्टर क्या कैरी करता है, तो याद रखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में जो प्रिंसिपल राफ्टर जो कैरी करता है वो कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है, याद रखिएगा कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। और कंटिलीवर में टेंसाइल को कैरी करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है तो आपका कौन सा फोर्स हो जाएगा बाव, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। उम्मीद है आपको 2019 का सेशन कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग 2020 में मूव करेंगे, ठीक है।